नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उन 122 सीटों की करने जा रहे हैं जहां कल मतदान होना है। वैसे आधिकारिक तौर पर जो प्रचार अभियान था वो तो खत्म हो चुका है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इस बार जिन 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आज तक जो मेरा चुनाव का एक्सपीरियंस रहा है, कभी इस तरीके से चुनाव नहीं हुआ है कि मधुबनी में भी चुनाव हो रहा है और औरंगाबाद में भी चुनाव हो रहा है, किशनगंज में भी चुनाव हो रहा है और कैमूर में भी चुनाव हो रहा है। गजब! मतलब इलेक्शन कमीशन को भाई दाद देनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने ये शेड्यूल बनाया। वैसे अब तो अंतिम चरण में है, कल चुनाव होनी है, लेकिन ये तय है कि प्रथम फेज में जो रुझान सामने आए हैं, ऐसे में फेज 2 पर जिसकी पकड़ होगी वही इस राज्य के सत्ता पर काबिज होगा। ये तो साफ तय हो गया। और ये फेज कांग्रेस के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, भाकपा माले के लिए भी, मतलब महागठबंधन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण फेज है। ये वही फेज है जिस फेज में तेजस्वी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। इस तरफ गंगा के इस पर मगध और शाहाबाद में क्लीन स्वीप, मतलब बीजेपी और जदयू का सुपरा साफ हो गया था। जदयू के सुपरा साफ में एलजेपी की बड़ी भूमिका थी और बीजेपी उस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बीजेपी खुद हुई थी और वो भी उन्हें भी उन इलाकों से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि इस बार बीजेपी ने एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है। ऐसे तमाम सीटों पर एलजेपी को अपना दे दिया है भाई, आप अपना। कैमूर में तो मतलब वो एक उम्मीदवार भी नहीं है बीजेपी का, मतलब इतनी बड़ी दल, राष्ट्रीय दल, और उस दल का एक जिलों में कोई प्रत्याशी नहीं हो तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम में भी कमोबेश स्थिति यही है। तो कल चुनाव होना है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, पिछली बार जो महागठबंधन का परफॉर्मेंस खास करके मगध और शाहाबाद के इलाके में रहा, वो परफॉर्मेंस दोहराता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, औरंगाबाद में सभी के सभी सीट महागठबंधन जीत लिए थे। इस बार 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही नजदीकी फाइट है और एनडीए चुनाव जीत सकती है। कमोबेश कैमूर और सासाराम की भी यही स्थिति है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी की स्थिति कहने की जरूरत नहीं है और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान इस फेज में भी उपेंद्र कुशवाहा को ही उठाना पड़ेगा, जो स्थिति दिख रही है। और एलजेपीआर का तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि उसकी सीधी लड़ाई आरजेडी से, और उन सीटों पर सीधी लड़ाई है जहां आरजेडी का एमवाई समीकरण काफी मजबूत माना जाता है। वैसे इस इलाके में एमवाई के अलावा उन्होंने सी को भी जुड़ा है, चंद्रवंशी को भी जुड़ा है, कुशवाहा को भी जुड़ा है। मतलब इस इलाके में इन्होंने 4 फैक्टर को एक साथ लाया है: यादव, मुसलमान, चंद्रवंशी और कुशवाहा। और इस 4 फैक्टर की वजह से वो सासाराम से लेके जहानाबाद से लेके बाकी जो औरंगाबाद तक एक नए तरीके के समीकरण के साथ चुनावी मैदान में। वैसे सुरेंद्र यादव को बेटा की वापसी की संभावना बहुत कम दिख रही है। उसी तरीके से क्लोज फाइट में वो फंसे हुए दिख रहे हैं। जहानाबाद की बात करें, जहां राहुल के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार राहुल को विधायक बन जाएंगे, लेकिन अनंत सिंह की घटना का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं दिखा है तो वो जहानाबाद में दिख रहा है। और बीजेपी के लिए भी अगर हम बात करें तो औरंगाबाद, सासाराम सहित अधिकांश, सासाराम में तो चुनाव उन्होंने दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन बीजेपी जहां चुनाव लड़ रही है उनके लिए भी वो आसान सीटें नहीं है, खास करके मगध और शाहाबाद और कैमूर के इलाके में। हाँ, जो उस तरफ के इलाके हैं जैसे बेतिया और मोतिहारी, वो उनका गढ़ रहा है। वो पिछली बार 2015 में भी सबसे ज्यादा सीट इन्हीं इलाकों से लाया था, लेकिन वहां कुछ फैक्टर इस बार काम कर रहा है कि सवर्णों के वोटों में काफी जबरदस्त बिखराव हुआ है, और ये बिखराव हमें लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगर हम पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, उस रिकॉर्ड पर अगर गौर करिए आप, तो
अभी फिलहाल 53 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 44 सीटों पर जदयू लड़ रही है, 6 सीटों पर हम लड़ रही है। और हम की स्थिति ये है कि हम की वो सारे 6 सीटें जो चुनाव मैदान में जो चीजें दिख रही हैं इस बार बहुत मुश्किल है। परिवारवाद के वो तमाम आरोपों के बीच मांझी पहले से ही घिरे हुए हैं। इस बार उनके उम्मीदवार भी कहीं न कहीं उस जनता के टारगेट के निशाने पर है। ऐसे में एक 2 सीट छोड़ दें थोड़ा मुश्किल होगा पुराना आंकड़ा को छू पाना। और लोजपा आर 15 सीटों 29 में 15 सीट उधर ही लड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से महागठबंधन में आरजेडी 71 सीट पर, कांग्रेस 37 सीट पर, भाकपा माले 6 सीट पर, 4 सीटों पर भाकपा और वीआईपी 8 सीटों पर और 1 माकपा 1 सीटों पर। यही अगर हम पिछले बार की अगर हम बात करें कि पिछले बार जिस तरीके से चुनाव हुआ था और उसमें जो रिजल्ट आया था, अगर यही इन्हीं क्षेत्रों की बात करें तो 42 प्रत्याशी जो हैं एनडीए के, मतलब 2020 के दूसरे चरण में था, लेकिन अब वो सारी चरण का यही बदल चुका है। साख पर कांग्रेस का भी दाव है, लगा हुआ है। सीमांचल से लेके औरंगाबाद वजीरगंज तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ी कड़ी चुनौती उनको मिल रहा है। हालांकि वजीरगंज में थोड़ी बेहतर स्थिति में कांग्रेस है। औरंगाबाद में बीजेपी का जो अंतर कलह है उसका लाभ फिर से मिलता हुआ कांग्रेस को दिख रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात गया की है, जहां प्रेम कुमार पहली बार इस तरीके के सिचुएशन में है कि वो चुनाव हार भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे कल मतदाता मालिक तो मतदाता हैं, लेकिन वहां जनसुराज ने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया है। जनसुराज इस फेज में 17-18 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हुए दिख रही है। वैसे कल बहुत कुछ बदलता भी है, मिजाज बदलेगा, शिफ्टिंग होता है कि भाई हम अपने मेरे वोट देने का कोई रिजल्ट सामने आएगा कि नहीं। हराने के लिए जनता तो कम से कम वोट नहीं करती है। ऐसा ही कुछ बात हो जाए तो अलग बात है। लेकिन एक बात तय है कि 122 सीटों पर जहां कल मतदान होना है, बीजेपी के लिए सबसे चुनौती भरा ये फेज होगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने एक अलग एरिया के साथ साथ कई एरिया को जोड़कर चुनाव करवा रहे हैं ना। चुनाव आयोग तो चुनाव करवाती है, लेकिन बीजेपी की जो स्थिति है, हमें लगता है कि अगर मोतिहारी और बेतिया में रिजल्ट दोहरा नहीं पाए तो इस बार सबसे बुरी स्थिति बिहार में बीजेपी की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।